तो नमस्कार। चुनाव हो रहे हैं। कल पहला चरण के मतदान होंगे। सबको जिनका भी कल मतदान का दिन है उनको निकल करके और मतदान करना चाहिए। सब लोगों को अपने अपने बूथ पर जा कर के वोट डालने चाहिए, जिसको भी आप चाहें, जिसको भी आप पसंद करते हों। लेकिन वोट डालने के पहले मेरा अपना मानना है कि ये जो घोषणा पत्र आए हैं सारी पार्टियों के, भाजपा का भी आया है, कांग्रेस का भी आया है, समाजवादी पार्टी का भी आया है, कल ममता दीदी ने भी अपना घोषणा पत्र दिया है, और लगभग आरजेडी का भी आया, और लगभग सभी प्रमुख दलों ने जो चुनाव में भाग ले रहे हैं, मायावती के सिवाय सभी अपना अपना घोषणा पत्र दे चुके हैं। और ये अच्छी बात है कि सब लोग अपनी घोषणा पत्र और संकल्प पत्र, गारंटी, परिवर्तन पत्र, जो भी इसको कह दो आप, लेकिन ये बताते हैं कि हम अगले 5 साल में क्या करेंगे। वो अलग बात है कि वो जो वादे करते हैं या जो आश्वासन देते हैं या जो गारंटियाँ देते हैं, वो गारंटियाँ पूरी होती है कि नहीं होती है। और गारंटी शब्द तो बहुत ही गड़बड़ सा लग रहा है मेरे को, तो क्योंकि गारंटी होती है कि आप उसको प्राप्त कर सको। अगर वो मना करे, जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हो, जैसे आपने फ्रिज खरीदा और जिससे ख़रीदा उसने कहा कि इसकी 5 साल की गारंटी है। अब 5 साल में अगर ख़राब हो गया वो, या काम नहीं कर रहा है, या और कोई कारण है कि जिससे उसमें कोई ख़राबी आ गई और बंद हो गया, तो ये डीलर की गारंटी है उस पर कि भाई वो उसको ठीक करा के देगा या बदल के देगा। तो ऐसी कोई बात, और अगर वो नहीं करता है सब, तो आप कोर्ट में जा कर के भी, उपभोक्ता कोर्ट में या वैसे भी कोर्ट में जा कर के आप इस बात को प्रस्तुत कर सकते हैं और कोर्ट से आप राहत मत पा सकते हैं। लेकिन जो चुनावी वादे हैं, जो संकल्प पत्र हैं या गारंटी है, जो मोदी जी की गारंटी कह रहे हैं जैसे, तो उसको हम कौन से कोर्ट में जा कर के प्राप्त कर सकते हैं? तो वो गारंटी का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, केवल कहने की गारंटी हो गई। गारंटी ये शब्द उचित नहीं है। आश्वासन या आश्वासन तो आपने दिया है, आप नहीं पूरा करें तो ठीक है, लेकिन गारंटी तो कोर्ट में अगर आप जा कर के गारंटी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो वो गारंटी नहीं होती है, मेरा ये मानना है। इसलिए मैंने इस पर थोड़ी सी बात कही। अब सवाल ये नहीं है कि घोषणा पत्र जारी हुआ है, सवाल ये है कि इन घोषणा पत्रों में देश के लिए, खासतौर से नागरिकों के लिए कैसे संकल्प किए हैं। अब भाजपा के घोषणा पत्र में देखें आप, उसमें सवाल ये नहीं है कि घोषणा पत्र जारी हुआ या नहीं हुआ। सवाल ये है कि घोषणा पत्र में क्या आम लोगों के लिए कुछ संकल्प लिया है। अब बुलेट ट्रेन, क्योंकि किसानों, मजदूरों, नौजवानों और महिलाओं के हित में कुछ अच्छे करने का संकल्प लिया है क्या।
अब बुलेट ट्रेन और वंदे भारत चलाने की बातें तो 10 साल से कर ही रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या आम आदमी को मिल रहा है? सवाल ये भी है कि अभी तक चलाई गई वंदे भारत रेल सेवा क्या लाभ में है? जब आम आदमी उसमें सफ़र ही नहीं कर रहा है, खाली पड़ी रहती है ट्रेनें, तो लाभ होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो संकल्प पत्र में ये भी होना चाहिए कि अपनी पिछली योजनाओं को जांचें और देखें कि उससे लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको लाभकारी बनाएं या उनको बंद करें। उन पर पुनर्विचार करना चाहिए। जो योजना हानि में चल रही है उस पर पुनर्विचार हो, लेकिन भाजपा के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं है। बुलेट रेलगाड़ी की तो 10 साल से बात ही हो रही है, अभी चली तो कहीं है नहीं। 2019 में, बल्कि उसके पहले भी, नरेंद्र मोदी जी ने, अपने प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों से ये वादा किया था, ये संकल्प था उनका कि 2022 में किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। अब आय दुगुनी तो हुई नहीं, 2024 आ गया। बल्कि हुआ ये कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि जो आय थी वो भी कम हो गई। सही में तो जो खर्चा बढ़ जाता है तो अपने आप ही आय कम हो गई ना, तो लागत मूल्य बढ़ गया और आय नहीं बढ़ी। तो इस तरह से मतलब एक तरह का एक धोखा किसानों के साथ हुआ है। इसी तरह से किसान के 3 कानून लाए थे मोदी जी कॉरपोरेट्स के फ़ायदे के लिए, किसानों का नाम लेकर के, और किसानों ने उनके खिलाफ बहुत बड़ा धरना लगाया था। आप सबको मालूम है कि 13 महीने तक धरना चलता रहा। और यूपी की चुनाव को देखते हुए मोदी जी ने आकर के टेलीविज़न पर ये कहा कि हम इन 3 कानून को वापस ले रहे हैं और किसानों से निवेदन करते हैं कि वो अपना धरना उठा लें। साथ में ये भी कहा कि एमएसपी का कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाएंगे जो ये तय करेगी कि ये कानून कैसे बन सकता है और क्या होगा। लेकिन आज तक वो कमेटी का पता नहीं है। और जिस तरह की कमेटी बननी थी, जिसमें किसानों का प्रतिनिधित्व होना था, जिन किसानों ने धरना दिया, 13 महीने तक वहाँ बैठे रहे, 750 किसान करीब लगभग जिनकी मृत्यु हो गई, उनको उस कमेटी में न रख करके दूसरों को रखने की बात कर दी, तो फिर उस कमेटी का मतलब ही क्या रहा। इसलिए किसानों ने विरोध किया और वो कमेटी आज तक नहीं बन पाई। तो ये, लेकिन इसका घोषणा पत्र में कोई उल्लेख नहीं है कि हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो एक तरह से किसानों को इग्नोर करने वाली बात हो गई, उनको चिढ़ाने की बात हो गई और उनसे फिर भाजपा ने इस घोषणा पत्र में किसानों, मजदूरों, नौजवानों को पूरी तरह से इग्नोर किया है। और मतलब आपने क्या किया कि अभी कुछ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहा ये कि हम 1947 में विकसित भारत बना देंगे। अब विकसित भारत बना देंगे, ये बात भी ठीक है, अच्छी बात है, आपका दूरदृष्टि कौन है, लेकिन कैसे बनाएंगे ये कुछ नहीं बताया इस घोषणा पत्र में। और दूसरी बात ये है कि 1947 की बात तो आप कर रहे हैं, 2047 में विकसित भारत बनाने की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन
2025 में क्या होगा, 27 में क्या होगा, 26 में क्या होगा, 28 में क्या होगा, 29 में चुनाव के पहले तक क्या होगा, उसका आपने कोई ब्यौरा नहीं दिया है। तो ये कैसे माने कि इन 5 सालों में हमारे विकास के लिए, नागरिकों के विकास के लिए क्या किया जाएगा। इस घोषणा पत्र में बेरोजगारी की कोई बात नहीं है, 2 करोड़ रोजगार की कोई बात नहीं है, अग्निवीर के बारे में कोई बात नहीं है। नौजवानों के सामने जो बड़ी समस्या है शिक्षा की, उस शिक्षा कैसी होगी और कैसे मिलेगी, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। अच्छे विश्वविद्यालय और शोध के साधन सुविधाएं कैसे मुहैया होगी, उसकी कोई बात नहीं है। शिक्षा पर निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है दोस्तों। ये बात तो 1967, 66, 65 में जब कोठारी आयोग लागू हुआ था, तो कोठारी जी ने उस समय कहा था कि कम से कम 6% जीडीपी का शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। आज से 50 साल पहले जीडीपी का 50, 52, 55 साल पहले ये कहा था कि जीडीपी का 50% खर्च होना चाहिए। मुझे दुख है इस बात को कहते हुए कि कांग्रेस ने भी उनकी इस बात को नहीं माना और भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं माना, बल्कि किसी भी सरकार ने इस बात को नहीं माना। और आज भी शिक्षा पर निवेश हमारा जीडीपी का 3% के आसपास ही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। जब तक आप शिक्षित नहीं करेंगे लोगों को, अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेगी, जब तक शोध नहीं होगा, तब तक हम विकसित कैसे होंगे। 1947 में हम विकसित भारत हो जाएंगे कहने से तो नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और जब शिक्षित होंगे तभी हम रोज़गार भी प्राप्त कर सकेंगे। चाहे से सरकारी नौकरियां नहीं मिले, स्टार्टअप भी तैयार करेंगे, प्राइवेट जॉब्स भी मिलेंगे, तभी मिलेंगे जब हम अच्छे शिक्षित होंगे। और शिक्षित होने का सिर्फ रोज़गार से ही लेना देना नहीं है। शिक्षित होने से हमारी नागरिक जो अपेक्षाएं हैं एक नागरिक से, एक सुसंस्कृत नागरिक, और पढ़ने से और शिक्षा से ही बनाया जा सकता है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो अब इसमें महिलाओं को के सशक्तिकरण के लिए ये बात ज़रूर कही गई है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए जो पार्लियामेंट में या संसद से जो पास कराया गया बिल, महिला नारी शक्ति वंदन को लागू किया जाएगा। पर कैसे लागू करेंगे ये नहीं बताया, कब लागू करेंगे ये नहीं बताया। 33% आरक्षण देने की बात तो है उस सशक्तिकरण के अंदर, पर कोई समय सीमा नहीं है। और ये भ्रम की स्थिति इसलिए भी है कि जब वो पास किया था बिल, एक्ट बनाया था जब, तो उसमें ये कहा गया था कि भाई पहले सेंसस होगी, देश की सेंसस होगी, सेंसस के बाद परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद इसको लागू किया जाएगा। अब सेंसस तो होनी थी 2021 में, वो हुई नहीं, अब 2031 में होगी। अगर 2031 में होगी और उसके बाद परिसीमन होगा तो 2035 के बाद कहीं जाकर के वर्ष में इसको लागू, महिला मतलब ये जो नारी शक्ति वंदन जो एक्ट है वो लागू होगा। तो ये तो बहुत ही एक भ्रम की स्थिति और ज़्यादा लोगों को भ्रमित करती है कि एक्ट भी पास हो गया और लागू भी नहीं हो रहा है और कोई नीयत भी नहीं है लागू करने की। अगर नीयत होती
तो मैं कहता हूँ चलो आपने एक्ट बनाया, एक्ट को लागू नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़े दिनों के लिए रोक रखे हैं, 4 साल 5 साल 10 साल जो भी हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत है तो आप कम से कम उस अपने पार्टी के जो टिकट दे रहे हैं उसमें से ही 33% महिलाओं को दे देते। आपके सोच का पता लगता है उससे, आप ये पता लगता है कि आप इस बारे में गंभीर हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण करने के बारे में गंभीर हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो इससे ये होता है कि आप महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति गंभीर नहीं है, केवल वोट खींचने के लिए आपने ये बिल पास कर दिया है और घोषणा पत्र में भी ये लिख दिया है कि हम लागू करेंगे। एक बात और इस घोषणा पत्र में विशेष रूप से दर्शाई गई है और वो है वोटर्स को, ख़ासतौर से हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए या मुस्लिम वोटर्स को या अल्पसंख्यक वोटर्स को चिढ़ाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो सब इस घोषणा पत्र में है। जैसे यूसीसी का मामला है, यूसीसी लाएंगे, लागू कराएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। सीए, एनआरसी, ये सारे मुद्दे, और राम मंदिर, ये सारे मुद्दे लोगों को भटकाने के लिए, लोगों को चिढ़ाने के लिए या अपनी तरफ खींचने के लिए भाजपा जरूरी मानती है, चाहे लागू हो या नहीं हो। इसी तरह से जो काम किए वो गिनाते हैं, मतलब आपने 10 साल राज किया, 10 साल में आपने क्या अच्छे काम किए जनता के लिए, उसका इसमें कोई उल्लेख नहीं है। अगर है तो केवल 370 हटाई और 3 तलाक का हटाया और राम मंदिर बनाया, इसके अलावा कोई विशेष बातें नहीं हैं। तो 370 तो अभी तक भी हटी नहीं है सही मायने में, तो उसको संशोधित जरूर किया गया है, लेकिन उसके खिलाफ अब तो लद्दाख में भी विरोध हो रहा है, कश्मीर में पहले से विरोध है 370 हटाने का या उसको संशोधित करने का, और उससे स्थितियां वहाँ सुधरी नहीं है। 370 हटने के बाद भी स्थितियां वैसी की वैसी ही है। इसलिए ये कहना कि हमने 370 हटा दिया बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, नहीं हुई। इसी तरह से 3 तलाक आपने हटाया, अच्छी बात है, ये एक बुराई थी इस्लाम में या मुस्लिम समाज में, या लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज की 3% महिलाओं को ही इफ़ेक्ट करती है, इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो आप ऐसे काम बताइए कि जो 90% लोगों को इफ़ेक्ट करे, उनकी जीवन को बेहतर बनाने में मदद करे, वो तो आप बता ही नहीं रहे हैं। तो ये इस घोषणा पत्र की बातें हैं, और ये इसलिए रखे हैं कि हिंदू खुश हो जाएं या मुस्लिम नाराज़ होकर के अनशंट बयान दें या कुछ कार्रवाई करें, तो उससे हिंदू नाराज़, फिर मुस्लिम इस्लाम से नाराज़ होकर के पोलराइज हो जाएं और वोट जो है बीजेपी को दे दें। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह है कि मुस्लिम इससे बिल्कुल नाराज़ नहीं हो रहा है, वो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा कहीं पे भी, वो ये कह ही नहीं रहा है कि आप मत लगाओ, यूसीसी लगानी आप लगाओ, आज लगानी कल लगानी आज लगाओ, और वो कोई बयान नहीं दे रहा, उसका कहीं विरोध नहीं कर रहा है। तो वो तो उसने पचा लिया है कि हो गया। अब आपके ऊपर है कि आप इस गारंटी को कैसे गारंटी करते हैं। एक और बात इसमें यह है कि घोषणा पत्र में लुभावनी चीज़ें तो होती ही है, क्योंकि वोट लेना होता है,
लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई विश्वास नहीं है कि ये सब लागू होगी ही, क्योंकि और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि घोषणा पत्र लोगों को जिता ही देता है। अगर ऐसा होता तो तेलंगाना में और कर्नाटक में और हिमाचल में और सब जगह मोदी का जादू नहीं चला। तो ये समय की बात है, लोग कैसे इसको लेते हैं ये देखना पड़ेगा। भाजपा के घोषणा पत्र के साथ ही कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में और समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में और आरजेडी के घोषणा पत्र में, मतलब इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने घोषणा पत्र अलग अलग तो दिए हैं। एक भ्रम की स्थिति तो बनती है इससे, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो कॉमन है। अब ये हो सकता है किसी ने कहा हम 30 लाख रोजगार देंगे, किसी ने कहा हम 1 करोड़ देंगे, लेकिन अगर सरकार में आए तो एक मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, उसमें इन सब चीज़ों को एडजस्ट किया जाएगा। आरजेडी वाले चाहते हैं कि हम अपनी जो अपना जो क्षेत्र है और प्रभावी क्षेत्र है उसमें हम अपने इश्यूज़ को लोगों के सामने रखें कि हमारी क्या चिंताएं हैं लोगों के साथ। और यूपी के लोग चाहते हैं कि यूपी मतलब समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि हम अपनी चिंताएं अपने क्षेत्र के लोगों के सामने रखें। तो सबके अपने अपने सोच हैं, लेकिन जब सरकार बनेगी तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लागू करना की गारंटी होगी। तो ये क्योंकि सरकार इन घोषणा पत्रों से नहीं बन रही है, सरकार ये चुनाव लड़ने के लिए घोषणा पत्र है। जब चुनाव हो जाएगा और सबके कॉमन जो जिन पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग घोषणा पत्रों पे जो वोट दिए हैं उन सब में जो बेस्ट होगा उसका घोषणा पत्र, उसका जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और वो सरकार का आधार बनेगा। ये मेरी समझ में आया है। अब भाजपा की प्रॉब्लम क्या है, जैसे नरेंद्र मोदी ही देख लो, उनको इंडिया नाम को लेने में भी संकोच होता है। मतलब वो इंडिया नहीं बोल पा रहे हैं, जबकि वो चैंपियन थे इंडिया के। इंडिया तो उन्होंने ही सिखाया सबको इंडिया बोलो, मतलब खादी इंडिया या हॉकी इंडिया या और कोई इंडिया, मतलब मेक इन इंडिया। तो ये सारे उन्होंने ही सिखाया सबको इंडिया। और अब इंडिया को नाम लेने में भी घबराहट होती है उनकी, तो उनमें कितना मतलब डर है, इंडिया नाम लेने से ही डर है। तो उस चुनाव में क्या होगा पता नहीं। और नाम बिगाड़ करके बोलने से, इंडी बोलने से मतलब थोड़ी बदल जाएगा। मतलब तो वो इंडिया के लिए ही बोल रहे हैं, सब जानते हैं कि आप इंडिया बोल रहे हो, लेकिन इंडी बोल रहे हो या गमंडिया बोल रहे हो, तो ये शोभा नहीं देता है। एक प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें शोभा नहीं देता। उनको साफ कहना चाहिए कि भी इंडिया गठबंधन जो है वो हमारा विरोधी है। हम इंडिया के पक्ष में है, लेकिन इंडिया गठबंधन हमारा विरोधी है, उसमें क्या बात है। और जो गठबंधन की पार्टियां हैं उन्होंने सभी ने बेरोज़गारी की बात उठाई है, उन्होंने महंगाई की बात उठाई है, उन्होंने किसी ने 30 लाख रोज़गार देने की बात कही है, तो किसी ने 1 करोड़ रोज़गार देने की बात कही है। लेकिन सब ने इन इश्यूज़ को, नौजवानों के शिक्षा के इशू को, जैसे कांग्रेस ने कहा कि हम प्रशिक्षित मतलब एजुकेटेड स्टूडेंट्स जो बीए हैं या डिप्लोमा है उनको प्रशिक्षण करने के लिए अप्रेंटिसशिप देंगे, और अप्रेंटिसशिप में 8,500 रुपये पर मंथ या 1 लाख रुपए साल के देंगे। तो ये एक निश्चित भरोसा है, हम शिक्षा अच्छी करेंगे। अब शिक्षा अच्छी करेंगे, उसमें क्या करेंगे ये इसमें कुछ नहीं लिखा है, तो वो एक वेग टर्म है। तो ये सारी चीज़ें हैं
महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में भी इन्होंने लिखा है। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे हैं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी कांग्रेस ने लिखा है 1 लाख रुपए साल के देंगे। और ये सारे घोषणा पत्र हैं। अब इनको आप ये मुझे एक बात लगती है कि ये घोषणा पत्र बहुत देरी से आए। कल चुनाव हैं, 3-4 दिन पहले ही घोषणा पत्र आए हैं सारे। कांग्रेस का थोड़ा 2-4 दिन पहले आ गया था। भाजपा का भी 16 तारीख को आया है, 15 तारीख को या 16 तारीख को। और ममता दीदी का भी अभी 15-16 को ही आया है, 17 को आया होगा। तो ये लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? और बिना घोषणा पत्र को जाने कि आपने क्या क्या घोषणाएं की है, मतदाता कैसे वोट करेगा? इसका मतलब ये हुआ कि मतलब आप केवल कहने को या बताने को घोषणा पत्र दिए हैं, लोगों से उसका कोई कंसर्न नहीं है। और हो भी क्या, नरेंद्र मोदी तब जानते हैं कि मछली और मटन और राम मंदिर और इन कपड़े और इन्हीं से वोट मिल जाता है, तो घोषणा पत्र का तो कोई मतलब ही नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पर विचार करना चाहिए। चुनाव के पहले, चुनाव में जाने के पहले इन सब चीज़ों पर विचार करके फिर अपना वोट उस प्रत्याशी को देना चाहिए जो आपकी सेवा का संकल्प ले, राज का संकल्प नहीं, सेवा का संकल्प ले। ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहिए, ये मेरा कहना है। ओके, थैंक यू। अब